हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। तो जी बहुत से लोगों ने मेरे से सवाल पूछा कि आखिर वैज्ञानिक और इंजीनियर्स कैसे सोचते हैं, वो लोग समस्याओं को कैसे सुलझाते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये चीज मैं आपको जरूर सिखाऊंगा, तो मैंने सोचा क्यों ना सबमरीन वाली वीडियो से ही आपको ये चीज समझाई जाए। क्योंकि सबमरीन वाली सीरीज के दूसरे भाग में आपने कमेंट सेक्शन में एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा था, और जैसा कि आप जानते हो ये है सबमरीन के ऊपर हमारी तीसरी वीडियो। और अगर आपने पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो ऐसा कतई नहीं है कि ये पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो दोनों भी काफी अच्छे हैं। उन दोनों पार्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस सीरीज की पहली वीडियो में हमने जाना सबमरीन का इतिहास और दूसरी वीडियो में जाना सबमरीन का वर्किंग प्रिंसिपल। अब इसी सीरीज की दूसरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने मेरे से एक सवाल पूछा कि सबमरीन पानी में नीचे जाने के लिए अपने टैंक में पानी के घुसने के लिए रास्ता खोलकर टैंक में भरी हुई हवा को निकलने का रास्ता देती है, ताकि वो आराम से पानी के नीचे डूब सके। अब ये हवा तो निकलकर वातावरण में चली जाएगी, लेकिन जब ये सबमरीन पानी के नीचे होती है तो पानी की सतह पर वापस आने के लिए पानी के नीचे ये हवा कहाँ से लाती है? क्योंकि ये बात तो तय है कि पानी के नीचे सबमरीन को ऊपर लाने लायक हवा सबमरीन के अंदर नहीं बनाई जा सकती। अब जिन जिन लोगों के दिमाग में ये सवाल आया था, सबसे पहले तो उनको बधाई, ये एक जबरदस्त सवाल है। और जिन लोगों ने इस सवाल का जवाब फिगर आउट कर लिया है तो उनको भी बधाई, क्योंकि आपने अपने आप ही एक बहुत कॉम्प्लेक्स समस्या का समाधान निकाल लिया है। वैसे इस सवाल से जुड़ी हुई सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मैं चाहता था कि आपको बोर्ड पर आकर समझाऊं, लेकिन जैसे ही मैं शूट करने बैठा लाइटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई, तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही बना लेते हैं वीडियो। आइए अब जानते हैं उस तरीके के बारे में जिस तरीके से वैज्ञानिक या इंजीनियर्स किसी समस्या को सुलझाते हैं। और इस सवाल के जवाब के रूप में आपको वो तरीका समझ आ जाएगा कि वैज्ञानिक किस तरह से सोचते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो जी देखिए, मैं जानबूझकर यहाँ पर डेंसिटी शब्द को अवॉइड कर रहा हूँ। मैं बार बार मास और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट इस वीडियो में नहीं डालना चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जितना आसान हो सके उतनी आसान भाषा में आपको समझा सकूं। इसलिए यहाँ पर मैं डेंसिटी की जगह वेट शब्द का इस्तेमाल करूंगा। अब इसका कतई मतलब नहीं है कि डेंसिटी और वेट दोनों सेम चीज हैं, पर जो हम समझना चाहते हैं उसे आसान भाषा में समझने के लिए वेट डेंसिटी से एक बेहतर शब्द है, क्योंकि ज्यादातर लोग उस शब्द से रिलेट कर पाएंगे और जो लोग डेंसिटी को समझते हैं वो मेरा इशारा बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तो जी मान लेते हैं कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसी सबमरीन डिजाइन करी जो बड़ी आसानी से पानी में नीचे जा सकती है, जैसा कि हम पिछली वीडियो से सीख चुके हैं। लेकिन अपना काम खत्म होने के बाद अब उस सबमरीन को पानी पर ऊपर आना है, लेकिन पानी पर ऊपर कैसे आए? तो ये है एक समस्या। अब ऐसी स्थिति में एक वैज्ञानिक के दिमाग में क्या चलेगा, वो इस समस्या को कैसे सुलझाएगा? क्योंकि उन्होंने पानी में नीचे जाने का जुगाड़ तो बना लिया, लेकिन ऊपर आने का जुगाड़ भी तो होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबमरीन पानी में डूब जाएगी। वैसे वो पानी में डूब कर ही चलती है, क्योंकि उसे पनडुब्बी भी कहते हैं। मतलब पानी में बैठ जाएगी, इम्प्लोड हो जाएगी, सारे क्रू मेंबर खत्म हो जाएंगे, उनकी दुनिया खत्म हो जाएगी, स्वर्ग सिधार जाएंगे। मेरा मतलब समझ गए हो ना? मतलब काम तमाम। तो सबसे पहले वैज्ञानिकों के दिमाग में आएगा एक सवाल कि आखिर हमें ये समस्या आ ही क्यों रही है? तो इसका जवाब है क्योंकि सबमरीन पानी के नीचे है। अब अगर समस्या पानी के नीचे है तो क्या इससे मिलता जुलता कोई समाधान पानी के नीचे मौजूद है? यानी क्या प्रकृति ने हमें कोई ऐसी चीज बनाकर दी है जिससे प्रेरणा लेकर हम इस समस्या को सुलझा सके? तो इसका जवाब है बिल्कुल। अगर आप ध्यान से सोचें तो पानी में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो अपनी मर्जी से ऊपर और नीचे जा सकती हैं? उदाहरण के लिए मछलियां ले लो, तो आखिर मछलियां पानी में ऊपर और नीचे कैसे जाती हैं? अगर हमें ये तरीका समझ में आ जाए तो वही सेम तरीका हम अपनी सबमरीन में डेवलप करके बड़ी आसानी से सबमरीन को पानी के नीचे और ऊपर ले जा सकते हैं। तो जी मछलियों के पास होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी, यानी सबसे पहले हमें अपनी सबमरीन को स्ट्रीमलाइन शेप में बनाना पड़ेगा। स्ट्रीमलाइन शेप वो होती है जो किसी भी फ्लूइड में कम से कम ड्रैग फोर्स पैदा करके बड़ी आसानी से मूव कर सकती है, और ड्रैग को हम कहते हैं फ्लूइड में होने वाला फ्रिक्शन। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये भी है कि एक मछली के पास फिन्स और टेल होती है, जिसकी मदद से वो पानी को काट कर बड़ी आसानी से दाएं बाएं ऊपर नीचे जा सकती है। अब जिस तरह से मछली अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके अपने आप को पानी में आगे धकेलती है, हमें
हमें भी एक ऐसा जुगाड़ चाहिए जो सबमरीन की पूंछ पर लगा हो और उसे आगे धकेल सके। रही बात फिन्स की, तो कुछ सबमरीन के मॉडल ऐसे बनाए गए हैं जिनमें फिन्स होते हैं, लेकिन सभी में फिन्स का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर सबमरीन की पूंछ पर लगा हुआ जुगाड़ अच्छी खासी पावर पैदा कर सकता है तो शायद हमें फिन्स की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर आप अपनी जिद पर अड़ जाओ, नहीं जी कुछ भी करो, सबमरीन में पंख लगा कर दो, हम तो सबमरीन को मछली की तरह ही चलाएंगे, तो भैया पहले एक चीज अच्छे से समझ लो कि सबमरीन के पंख ऊपर नीचे दाएं बाएं मछली की तरह तो ना घूमने वाले, क्योंकि मैकेनिकल डिजाइन नाम की भी कोई चीज होती है। अभी के लिए जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है उससे तो ये सब कर पाना संभव नहीं है, लेकिन हम स्टैटिक फिन्स जरूर बना सकते हैं, ऐसे पंख जो सबमरीन की बॉडी से जुड़े तो होंगे लेकिन वो हिल नहीं पाएंगे। तो जी पंख का चैप्टर तो निपट गया। अब आते हैं अगली चीज पर कि सबमरीन को मछलियों की तरह धक्का कौन देगा। जैसे मछलियां अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके अपने शरीर को आगे धकेलती हैं, ऐसे ही सबमरीन को कौन धकेलेगा। तो ये काम करेगा सबमरीन की पूंछ पर लगा हुआ प्रोपेलर। एक प्रोपेलर सबमरीन को दाएं बाएं ऊपर नीचे किसी भी दिशा में धकेल सकता है। तो जी सबमरीन को पानी के नीचे धक्का देने का जुगाड़ तो बन गया, लेकिन पानी के नीचे सबमरीन की दिशा कैसे बदले। तो इसके लिए वापस चलते हैं मछलियों पर। मछलियां अपनी दिशा कैसे बदलती हैं? तो मछलियों की दिशा बदलने में उनकी पूंछ और उनका मुंह दोनों उनकी मदद करते हैं। मछलियां पानी में ऊपर आने के लिए पूंछ और पंखों की मदद से ताकत पैदा करके ऊपर आती हैं, और इसका उल्टा करने पर वो पानी में नीचे चली जाती हैं, यानी मुंह को नीचे करके फिर से पूंछ और पंखों की मदद से ताकत पैदा करती हैं। तो अब अगर हमें सबमरीन को पानी के ऊपर लाना है तो इसके मुंह को ऊपर और पूंछ को नीचे करना पड़ेगा। अब ये है एक नई समस्या, आखिर सबमरीन के मुंह को ऊपर कैसे करें ताकि प्रोपेलर धक्का देकर सबमरीन को पानी की सतह तक ले आए। अगर सबमरीन पूरी तरह से पानी में बैलेंस है, यानी बिल्कुल सीधी है, तो क्यों ना हम कोई ऐसा काम करें कि ये अनबैलेंस हो जाए, मतलब या तो इसका मुंह भारी हो जाए या इसकी पूंछ भारी हो जाए। अगर इसका मुंह भारी होगा तो मुंह नीचे की तरफ हो जाएगा, और अगर इसकी पूंछ भारी होगी तो इसका मुंह ऊपर की तरफ हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में अगर प्रोपेलर चलाया जाए तो ये सबमरीन को ऊपर और नीचे बड़ी आसानी से धकेल सकता है। लेकिन आखिर ये सब होगा कैसे? पानी के अंदर हम सबमरीन को अनबैलेंस कैसे करेंगे? वैसे ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इसका जवाब पहले से ही आपको पता है। जरा सोच कर देखिए, पानी में नीचे आने के लिए हमने क्या किया था? हमने सबमरीन के बैलेंस टैंक में से हवा निकालकर पानी को उसके अंदर भरा था। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सबमरीन के बैलेंस टैंक को पूरी तरह से पानी से नहीं भरा जाता, बल्कि बैलेंस टैंक में भरा हुआ पानी का लेवल ही हमें ये बताता है कि सबमरीन कितनी डेप्थ पर, यानी कितनी गहराई पर जाकर स्थिर हो जाएगी। अब आता है एक और सवाल कि आखिर हम सबमरीन के बैलेंस टैंक को पूरी तरह पानी से क्यों नहीं भरते? क्योंकि आप तो हो जिद्दी। अगर आपका मन कर गया कि सबमरीन के टैंक को पूरी तरह से पानी से भरें, तो भाई साहब आप खुद तो डूबोगे और अपने साथ पूरी सबमरीन और उसमें बैठे क्रू को भी ले डूबोगे। तो इसलिए आपकी जिज्ञासा को शांत करना बहुत जरूरी है। तो सुनो अब इसका कारण। तो देखिए, अगर आप सबमरीन के बैलेंस टैंक को पूरी तरह से पानी से भर दोगे तो सबमरीन का वेट इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो पानी में नीचे बैठती ही चली जाएगी, और जितना ज्यादा सबमरीन पानी में गहराई में जाएगी उतना ही ज्यादा उसकी सतह पर दबाव पड़ेगा, और जितना ज्यादा दबाव पड़ेगा सबमरीन के इम्प्लोड होने के चांस उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। जबकि हमें तो पानी में सिर्फ उतना नीचे जाना है जितने की हमें जरूरत है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। लेकिन अब आप मेरे से ये भी पूछ सकते हो कि टैंक में पानी भरने से सबमरीन नीचे क्यों बैठेगी? तो जी यही था आर्किमिडीज का लॉ ऑफ बायंसी, जो हमने सबमरीन सीरीज के सेकंड पार्ट में डिस्कस किया था, जो ये कहता है अगर किसी चीज का वजन उसके द्वारा डिस्प्लेस किए जा रहे पानी के वजन से ज्यादा हो जाएगा तो वो चीज पानी में डूब जाएगी। अब सबमरीन ने जितना पानी डिस्प्लेस किया था वो तो फिक्स था, लेकिन सबमरीन के अंदर पानी भर के हमने सबमरीन के वजन को इतना बढ़ा दिया जो उसके द्वारा डिस्प्लेस किए गए वजन से ज्यादा हो गया, इसलिए वो पानी में डूब जाएगी। तो यही कारण है कि हमें कभी भी सबमरीन का वजन इतना नहीं बढ़ाना कि वो अपने वजन के कारण ही नीचे बैठ जाए। अब अगर हम यहाँ पर उल्टा करें, यानी सबमरीन से पानी को निकाल दें, तो वो वापस सतह पर चली जाएगी। तो अब सबमरीन की नाक को ऊपर नीचे करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो जी सबसे पहले अगर हमें सबमरीन की नाक को ऊपर करना है तो पूंछ वाले बैलेंस टैंक में हम थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा भर देंगे, जिसकी वजह से वो भारी हो जाएगा और सबमरीन का मुंह ऊपर की तरफ उठ जाएगा। अब प्रोपेलर चलाकर हम सबमरीन को बिल्कुल पानी की सतह के नीचे तक ले आएंगे। हाँ जी, सबमरीन अभी भी पानी की सतह के ऊपर नहीं आई है, क्योंकि प्रोपेलर उसे सिर्फ पानी की सतह तक ही लेकर आ सकता है। अब अगर उसे पानी की सतह के ऊपर आना है तो उसके लिए उसे अपने बैलेंस टैंक में हवा डालनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमारे पास पानी के नीचे हवा होती तो हम इतना ज्यादा माथा पच्ची क्यों करते? तो अब आ चुकी है एक नई समस्या। अब इसको कैसे
सुलझाएं? अब जैसा कि आप जानते हो कि हम पानी की सतह तक तो आ चुके हैं, तो क्यों ना कोई ऐसा जुगाड़ बनाएं जो सबमरीन से निकलकर पानी की सतह के ऊपर जाकर हवा को खींचकर बैलेस्ट टैंक में भर सके। और अगर ऐसा हो गया तो बैलेस्ट टैंक से पानी निकल जाएगा और हवा भरने की वजह से सबमरीन सतह के ऊपर आ जाएगी। तो जी इस जुगाड़ को कहते हैं स्नॉर्कल सिस्टम। वैसे ये इस्तेमाल होता है सबमरीन के अंदर जनरेटर को चलाकर बैटरियों को चार्ज करने के लिए, क्योंकि जनरेटर को चलने के लिए हवा की जरूरत पड़ेगी और हवा पानी के अंदर तो नहीं है। तो इसी कारण की वजह से बैटरी ऑपरेटेड सबमरीन्स को जल्दी जल्दी पानी की सतह पर आना पड़ता है। अब अगर स्नॉर्कल सिस्टम जनरेटर के लिए हवा खींच सकता है तो जाहिर सी बात है इसके द्वारा खींची हुई हवा को अगर हम बैलेस्ट टैंक की तरफ मोड़ दें तो ये सबमरीन के बैलेस्ट टैंक में भरे हुए पानी को धकेल कर उन्हें हवा से भर देगा, जिसकी वजह से अब सबमरीन पानी की सरफेस पर आ जाएगी। लो जी सुलझ गई समस्या। अब वैज्ञानिकों की दुनिया में इस तरीके से किसी समस्या को सुलझाने को एनालॉजिकल मेथड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपने एक समस्या को उस तरीके से सुलझाया जिसका समाधान हमारे आसपास ही मौजूद था। लेकिन अगर समस्या ऐसी हो जिसका कोई समाधान आज से पहले कभी निकाला ही न गया हो, तो ऐसी समस्या को कैसे सुलझाएं? आखिर वैज्ञानिक इस तरह की समस्याओं से कैसे डील करते हैं? क्या इसका भी कोई तरीका है? हाँ जी बिल्कुल है। और इसी तरीके का इस्तेमाल करके दुनिया में उन चीजों की खोज हुई जो आज से पहले अस्तित्व में थी ही नहीं। उदाहरण के लिए एलोन मस्क के स्पेसएक्स से पहले रीयूजेबल रॉकेट का कॉन्सेप्ट किसी ने ट्राई ही नहीं किया था, बल्कि वैज्ञानिक ये मानते थे कि रीयूजेबल रॉकेट बनाना संभव ही नहीं है। लेकिन एलोन मस्क की कंपनी के द्वारा उसी तरीके का इस्तेमाल किया गया जिससे नई नई खोजों को अंजाम दिया जाता है। चलिए अब मैं आपके लिए एक ऐसी समस्या बनाता हूँ जिसको सुलझाने के लिए आप अपने आसपास की चीजों से प्रेरणा नहीं ले सकते। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि सबमरीन पानी के नीचे तैर रही है और अब उसे सरफेस पर आना है, लेकिन जैसे ही वो सरफेस पे आने की कोशिश करती है ठीक उसी समय उसका प्रोपेलर खराब हो जाता है, यानी अब सबमरीन अपने आप को पानी में धकेल नहीं पाएगी। तो बिना सरफेस तक आए सबमरीन के टैंक में हवा नहीं भरी जा सकती और पानी के अंदर हवा नहीं बनाई जा सकती। ऐसी स्थिति में सबमरीन और उसके अंदर बैठे हुए क्रू मेंबर्स को कैसे बचाया जाए? यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि इस समस्या का समाधान पहले ही निकाला जा चुका है। हाँ जी ये कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी समस्या जरूर है जो हमें प्रकृति में देखने को नहीं मिलने वाली। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस समस्या को सुलझाने की कोशिश खुद करें। चिंता मत करो, सबमरीन पे आने वाली अगली वीडियो में मैं इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा और ये भी बताऊंगा कि आखिर वैज्ञानिक ऐसी स्थिति में किस तरीके का इस्तेमाल करके नई नई चीजों की खोज करते हैं। क्या पता आपके भी कुछ काम का निकल आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।